नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस अपनी ऑनलाइन क्लास वी एड्यू करियर में। और इस वी एड्यू करियर में आप इस चैनल को जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, उम्मीद पूरी है कि एक दिन आप मुझे 100K तक भी पहुंचा देंगे। ये मेरा एक छोटा सा सपना है, क्योंकि मैं भी लाइव आना चाहता हूं और मेरे लाइव आने का सीधा सीधा फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज फिर एक नए बिंदु पर आपके लिए इस ऑनलाइन क्लास को लेकर के आया हूं। तो जिस बिंदु पर आज हम बात कर रहे हैं वो पिछली 2 क्लासों से चल रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और जैसा कि पाठ का नाम है उसी अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, पिछली क्लास में देखा भी था कि जो युद्ध हुआ प्लासी का अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, उस युद्ध से ये साबित हो गया कि अंग्रेज़ों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने अफसरों के माध्यम से यहाँ की शासन व्यवस्था में भी शामिल हो रही थी। और अंत में हमने ये देखा था कि यहाँ पर भारतीय साम्राज्य पर जो अंग्रेज़ी शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन भारतीय शासकों को या उन भारतीय अंग्रेजी अधिकारियों को वहाँ उनके इंग्लैंड में क्या कहा जाने लगा? नवाब। और ये नवाब क्या था? ये नवाब वो लोग थे जो यहाँ पर शासन करने के बाद अपना आलीशान जीवन जीने के लिए, अपनी सुखपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए वापस इंग्लैंड चले जाते थे। और ये जो नवाब शब्द है या नवाब शब्द है, ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। इसी क्लास में हमने लास्ट में देखा था कि अचानक इस तरह के ये जो कम उम्र के लोग या कम उम्र के अधिकारी थे, ये अचानक जब दौलतमंद बन जाते थे तो वहाँ के जो अंग्रेजी अखबार वगैरह हैं उनमें इनके कार्टून भी बनते थे, क्योंकि अचानक ऊपर आने वाले लोगों में देखे जाते थे, यानी अचानक इनकी व्यवस्था में सुधार हो जाता था। और इसी वजह से वहाँ के नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। मजाक उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि उनको गलत समझा जाता हो, बल्कि व्यंग्य जिसको हम कहते हैं, वो व्यंग्य एक तरह का उन पर किया जाता था कि कैसे एक व्यक्ति अचानक रातों रात इतने बड़े पद पर पहुंच करके इतनी आलीशान ज़िंदगी जी सकता है। तो इसी क्लास को या इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत होने के बाद जब वहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे और अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा उनको यानी बंगाल के नवाबों को केवल पेंशन दी जाती थी, और पेंशन के रूप में या पेंशन के बदले अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं वो शासन में भी अपना हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें बिंदु दिया हुआ है कंपनी का फैलता शासन। तो जैसा कि पाठ का नाम है कि कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कहाँ? व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक वैसे ही उस व्यापार से आगे बढ़ कर के कंपनी अब शासन में सत्ता में आ चुकी थी। तो यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। कब से कब तक? लगभग 100 सालों तक, 1757 से 1857 तक। ये 1757 वो है जिसमें अंग्रेज़ अधिकारियों ने भारतीय बंगाल के नवाब पर जीत दर्ज की, और उसके बाद 1857 लगभग 100 सालों तक उन्होंने हम पर अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ही शासन किया भी। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। ये पहली बात कि कोई भी ऐसा अनजान इलाका जहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी पहले से नियुक्त नहीं है, वहाँ पर उन्होंने अचानक जाकर के हमला नहीं किया कि अब तो कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि वे इस चीज़ को जानते थे कि वहाँ पर पहले से जिस राजा का शासन है उस राजा को पहले अपने अधीन करना बहुत ज़रूरी है, अपने लालच में फंसाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो उस पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया कि युद्ध करने से पहले उसने राजनीतिक दावपेच भी चले, आर्थिक दावपेच भी चले और कूटनीतिक दावपेच भी चले। राजनीतिक जैसे किसी राजा के माध्यम से उसको कहलवाना कि आप भी अंग्रेज़ अधिकारियों के अंतर्गत आ जाइए या उनके अधीन आ जाइए, अपना शासन चलाइए। आर्थिक, उनको पैसा जायदाद का लाभ देना कि आप इस तरह से पेंशन लेते रहो, आपको कुछ नहीं करना है, जो काम करेगी वो सब अंग्रेज़ सरकार करेगी, अंग्रेज़ कंपनी करेगी, आप राजा बनकर रहिए और अपना शासन चलाइए या अपने शासन का आनंद उठाइए, काम सारा हम करेंगे। ठीक ऐसे ही कूटनीतिक, एक राजा के प्रति दूसरे राजा को भड़काना या उसके विरोध में उसको खड़ा करके उसी का फ़ायदा दूसरे राजा के खिलाफ कर लेना, ये चीज़ें उन्होंने अपनाई भारतीय शासन में आने के लिए। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई,
के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट कौन? वो व्यक्ति या वो अधिकारी जो कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अगर किसी तरह का राजनीतिक कार्य राजा से करवाना है तो वो अपने उस अधिकारी के मार्फत, उस अपने रेजिडेंट के मार्फत माध्यम से राजा तक उस बात को पहुंचाएगी। ठीक ऐसे व्यावसायिक गतिविधि में अगर कुछ करना है तब भी वो उस रेजिडेंट के माध्यम से ही कंपनी के द्वारा राजा तक वो बात पहुंचाई जाएगी। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे, क्योंकि रेजिडेंट जो है वो, जैसा कि ऊपर बताया गया कि उसकी जो राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें हस्तक्षेप करने लगा था। तो ऐसे में जाहिर है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि रेजिडेंट जो है वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लग गए थे। और ऐसे में या इन चीज़ों से हुआ क्या, कौन होगा ये भी, किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लगे थे या कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। क्योंकि जितना ज़्यादा हस्तक्षेप वो करेंगे राजा के शासन में, उतना ही राजा फ्री माइंड होता जाएगा। और राजा जब फ्री माइंड होता जाएगा या उसको जब कोई किसी प्रकार का मानसिक प्रेशर उसको नहीं झेलना पड़ेगा, मेंटली प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा, तो उसे लगेगा कि हाँ, इनको मेरा अधिकार देना या इनको मेरे शासन का अधिकार देना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी जिसने सहायक संधि की नीति को अपनाया, उसका अनुसरण किया, उसको माना, उसके अंतर्गत कंपनी जो है या कंपनी के साथ वो सहायक संधि करने का मतलब क्या हुआ कि अब वो उस सहायक संधि के अंतर्गत कंपनी के अधीन हो चुका है। और उसके अधीन होने का मतलब क्या कि वो स्वतंत्र सेना नहीं रख पाएगा। स्वतंत्र सेना से मतलब क्या कि एक राजा जिसकी सेना है वो सेना राजा का निर्णय या राजा का आदेश नहीं मानेगी, बल्कि वो किसका आदेश मानेगी, अंग्रेज़ अधिकारियों का, उन रेजिडेंटों का जो वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि सहायक संधि के तहत अंग्रेज़ अधिकारियों से जो राजा थे उन्होंने इस बात की संधि कर ली है कि वो स्वतंत्रता या स्वतंत्र सेना नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस वक्त अंग्रेज़ राजाओं को सेना की आवश्यकता होगी, अंग्रेज़ अधिकारी उनको सेना उपलब्ध करवाएंगे। इसके बदले राजा केवल पेंशन लेकर के अपनी आजीविका चलाता रहेगा, अपना जीवन चलाता रहेगा। तो उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और यही सहायक संधि भी थी कि आप अपनी सेना हमारे अधीन कर दीजिए, बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। यानी सहायक संधि के तहत सेना जो अंग्रेज़ अधिकारियों के पास रहेगी या अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा जो सेना राजा के पास रखी जाएगी, उसका रखरखाव करने के लिए राजा पैसा देगी। राजा पैसा देगा किसको, अंग्रेज़ अधिकारियों को। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। जैसे कि जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बना, तब उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि नवाब जो है वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। सहायक सेना वो सेना है जो अंग्रेज़ अधिकारियों ने राजा की सहायता के लिए नियुक्त कर रखी है। अब उस सहायक संधि का मतलब क्या हुआ कि है तो राजा खुद गद्दी पर खुद बैठा है, नवाब बनकर, राजा बनकर, जैसे भी बैठा है, लेकिन उसकी सेना उसी के लिए काम करेगी और बदले में राजा पैसा किसको देगा, अंग्रेज़ अधिकारियों को। ये सहायक संधि है कि सेना खुद राजा की है लेकिन पैसा किसको देगा, रखरखाव के लिए अंग्रेज़ अधिकारियों को। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारियों ने सहायक संधि के तहत ये बोल दिया कि आपकी सेना का रखरखाव हम करेंगे, आप केवल उनका खर्चा हमें देते रहना। यानी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम सारा हम करेंगे, आप बस पैसे देते रहो और बदले में पेंशन के रूप में आप पैसे लेते रहो, मेहनताना देते रहो। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे जो कि सहायक संधि के तहत छीने गए थे।
अब ये रेजिडेंट जो शब्द ऊपर आया उसके बारे में बताया हुआ कि रेजिडेंट की ताकत आखिर होती क्या थी। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा है, क्या कहा है कि रेजिडेंट जो है, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था, यानी वास्तव में तो राजा कोई और है, नवाब कोई और है जो भारतीय व्यक्ति हैं। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा मतलब कि वो अपनी मन मर्जी से कहीं किसी मामले में टांग नहीं फंसाने की मनचाही निषेधाज्ञा जारी कर सकता था कि मैं तो फंसाऊंगा, या राजा उस पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकता था। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं और शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है, क्योंकि रेजिडेंट के माध्यम से राजा ने अपना शासन नहीं चलाया। उसके अनुसार या रेजिडेंट के अनुसार या अंग्रेज़ सरकार के अनुसार, ब्रिटिश सरकार के अनुसार राजा ने अपना शासन न चला करके अंग्रेज़ अधिकारियों को नाराज़ कर दिया। इसी वजह से जो राजा होता था या जो रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था उसको ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी शासक अंग्रेज़ रेजिडेंट के माध्यम से या उसके मन चाहे अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसका शासन अंग्रेज़ सरकार अपने शासन में मिला सकती है। टीपू सुल्तान शहर मैसूर का रहने वाला, इसीलिए इसको उपाधि दी गई शहर मैसूर की। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता मतलब कि आर पार की लड़ाई करना। एक तो वो कि कूटनीतिक राजनीतिक तरीक़ों से वो राजा पर प्रेशर बना रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरे राजाओं को ये लगे कि शायद उस राजा ने कोई गलती की होगी, इसीलिए कंपनी ऐसा कर रही है। और एक वो कि सीधे बोल देना कि हाँ आपने गलत किया है और इसके बदले आपको सैनिक जो कार्रवाई है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर जो वर्तमान कर्नाटक में है के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है कि आखिर ये जो सैनिक टकराव की स्थिति थी, प्रत्यक्ष सैनिक टकराव की जो स्थिति थी वो क्या थी। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, ये मुस्लिम शासक है जिसका शासनकाल कितना रहा 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। दक्षिण का एक राज्य मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो ऐसे में कंपनी पर दबाव था ना कि वो टीपू सुल्तान की परमिशन के बिना, अनुमति के बिना व्यापार नहीं कर सकती। तो ऐसे व्यापार से 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, क्योंकि वहाँ अभी तक सहायक संधि टीपू सुल्तान ने नहीं की थी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया, यानी उसको बंदूक वगैरह उपलब्ध करवाना। ये जो चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ अधिकारियों के पास भी थी, अंग्रेज़ सेना के पास भी थी, वो टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को भी दिलवाई फ्रांसीसियों के साथ मिल करके। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि सुल्तान जो है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका व्यापार चौपट हो रहा था, उनको नुकसान हो रहा था। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने फन फैलाया या उन राजाओं ने अगर, उन सुल्तानों ने अगर अंग्रेज़ों के अधीन आकर के काम नहीं किया तो बाकी राजाओं में इसके लिए या इसकी वजह से एक सोच बन जाएगी, एक धारणा बन जाएगी कि वो व्यक्ति कर सकते हैं तो हम भी अपना स्वतंत्र शासन चला सकते हैं, और ऐसे में कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि कंपनी कभी नहीं चाहती थी। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। श्रीरंगपट्टम
कि आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अंततः कंपनी जीत गई, अंग्रेज़ अधिकारी जीत गए। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोरिडोर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यानी पहले दो नाम आए इस सहायक संधि के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जो क्या मानते हैं, दो रियासतें जो हैं, जिसमें एक तो हैदराबाद और दूसरा अवध। तो शुरुआत में अवध पर थोपी गई, उसके बाद हैदराबाद पर और उसके बाद मैसूर पर भी ये सहायक संधि थोप दी गई। इसके अधीन अब कंपनी को काम करना था। इसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक बनाने के बारे में एक छोटा सा चित्र दिखा करके कुछ बताया गया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। और डेनियल आर्म द्वारा चित्रित ये एक चित्र है जो कब बना, 1793 में। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, 4 बार युद्ध हुए। अंततः 1799 वाले में कंपनी को जीत मिल गई। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। यानी इन सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो कुल मिलाकर के शुरू से जो बात चली आ रही कि अंग्रेज़ों ने कूटनीति का सहारा लिया कि फूट डालो और राज करो, ऐसा जो उन्होंने रास्ता अपनाया, उसी के माध्यम से उन्होंने इतने सालों तक भारतीयों पर शासन किया भी। जैसे कि यही दिखा गया है कि टीपू सुल्तान को हराने के लिए मराठों ने और हैदराबाद के निजाम ने कंपनी का साथ दिया। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। यानी यहाँ पर जो दिखाया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को अंग्रेज़ अधिकारियों ने बंधक बना लिया है। और इस चित्र को बनाने में अंग्रेज़ चित्रकारों को मज़ा इसलिए आता था क्योंकि इसमें भारतीयों का अपमान दिखाया जाता था और ये दिखाया जाता था कि अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं वो कितने सक्षम हैं भारतीयों पर शासन करने में। इसके बाद टीपू की कुछ कहानियाँ जो यहाँ पर दी गई हैं। तो राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियाँ मतलब लोगों से जो कहावतें हम सुनते रहते हैं वो श्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत को खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर को मार दिया, शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो टीपू सुल्तान जो थे उनको शेर मैसूर क्यों कहा गया, इसकी भी जानकारी हमको यहाँ पर मिल गई है। और एक चित्र जो यहाँ पर दिया गया है इसमें क्या दिखाया गया है, यह टीपू सुल्तान की विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है जो टीपू सुल्तान ने बनवा रखा था। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीखे की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि ये खिलौना अगर यहाँ रहता और बाकी भारतीयों के हाथ लगता तो शायद अंग्रेज़ों की किरकिरी इससे होती। इसीलिए उन्होंने इसको अपने यहाँ पर ले जाना मुनासिब समझा। तो आज की जो क्लास थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण टीपू सुल्तान के 4 युद्ध 1767, 1780, 1792 और 1799 और इनके अलावा 3 ऐसी रियासतें जो सहायक संधि के तहत अंग्रेज़ों ने अपने अधीन मिला ली,
जिनमें सबसे पहली थी अवध, उसके बाद था हैदराबाद और उसके बाद मैसूर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले अवध, उसके बाद हैदराबाद और मैसूर, जो टीपू सुल्तान से संबंधित था, जहाँ का शासक, जहाँ का नवाब टीपू सुल्तान था। तो आज के लिए फिर से इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि चैप्टर फ़िलहाल हमारा यही चलने वाला है। अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन टुकड़ों में ये इसी प्रकार पूरा होगा। तो वीडियो के अंत में फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं तो आपके शेयरिंग से ही सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिव मिलेगा, मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, और मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश बार बार करता रहूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।